फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपके नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में बना। ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया के कारण घटित होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, यानी कि हमारी आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी हेरिडिटी होती है यानी कि हमारी आनुवंशिकता होती है, इसका संबंध किससे होता है, मेच्योरिटी से, परिपक्वता से। ठीक है, जो हमारी परिपक्वता होती है, मेच्योरिटी होती है, ये हाईली किससे रिलेटेड होती है, हमारी हेरिडिटी से, हमारी आनुवंशिकता से। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है यानी जो हमारा वातावरण होता है, इसका संबंध किससे होता है, एक्सपीरियंस से, अनुभव से। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा विकास होता है वो परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन क्रिया के कारण घटित होता है, यानी कि हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण हमारा डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। देखिए, ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम किसी भी बच्चे का ये नहीं बता सकते कि उसका विकास कितना आगे चलकर होगा। ठीक है, कुछ हद तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट बिल्कुल सटीक पक्के तौर पर नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि सही ढंग से हम नहीं बता सकते कि उसका विकास कितना होगा, हमारे मस्तिष्क का विकास कितना होगा। ठीक है, हमारा संज्ञानात्मक विकास कितना अच्छे तरीके से होगा, ये हम नहीं कह सकते। इसको हम कुछ हद तक इसका जो पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट सही ढंग से इसको नहीं बता सकते। तो ये नहीं होगा। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा विकास होता है इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है। ठीक है, यानी कि हमारे मेच्योरिटी का भी रोल होता है, बट इसमें दे रखा है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, यानी सिर्फ एक्सपीरियंस, यानी कि सिर्फ इन्वायरमेंट से ही हमारा विकास होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, आप किसी के विकास को दंड से सुनिश्चित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर दे रखा है, शरीर के केंद्रीय भागों से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2018 में बना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन क्या दे रखा है, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत का। ये देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की विकास का मतलब क्या हो गया, ये विकास के अधोगामी का सिद्धांत है। ठीक है, जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो हमारा विकास है वो बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होता है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है। उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं हमारा, वो विकसित होते हैं। जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, पहले इसका विकास होता है, फिर हमारा जो हृदय होता है उसका विकास होता है, फिर उसके बाद में जो हमारी आर्म्स होती है, जो भुजाएं होती है, उनका विकास होता है। यानी कि बॉडी के सेंटर से जो हमारा विकास होता है वो बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम विकास के अधोगामी का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत कहते हैं। तो यही चीज़ आपका यहाँ पर दे रखा है सेकंड ऑप्शन में कि मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, यानी मध्य से, यानी बीच से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, बाह्य विकास के सिद्धांतों को। तो इसको हिंदी में अलग अलग नाम से आपको दे सकता है। कभी आपको केंद्र से बाहर की तरफ दे सकता है, कभी आपको मध्य से बाहर की तरफ दे सकता है। ठीक है, और कभी आपको अधोगामी का सिद्धांत दे सकता है। तो आपको इंग्लिश में एक ही वर्ड याद रखना है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरा। ठीक है, मध्य से बाहर की तरफ जब भी बात हो तो आपका यहाँ पर क्या होगा, अधोगामी का सिद्धांत होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोपानी विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा, विकर्णी विकास का सिद्धांत भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है आपका विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत, जो कि क्या कहता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा कि नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा विकास होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो देखिए ये कहना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो हमारा विकास है ये समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जन्म से ही फिक्स हो गया है कि व्यक्ति आगे चलकर क्या करेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होता है। ये हम जैसे जैसे अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जो चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी से मिली हुई है उसका जो है पोषण होता है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे समय के साथ घटित होता है ना। बट यहाँ पर दे रखा है कि जन्म के समय ही निर्धारित होता है, तो ये तो नहीं होगा। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो देखिए यही नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो नहीं है उसी के बारे में पूछा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड दे रखा था व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जो हर व्यक्ति में विकास की दर होती है, रेट होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, हो सकता है कि ये एक ही साल में बोलना सीख जाए, बट यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा है जो कि 1 साल में यहाँ पर बोलना नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। वो 1.5 साल में बोलना सीखे, फिर 2 साल में बोलना सीख रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कुछ बच्चे 1 से 1.5 साल में ही चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनको चलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 2 साल लगता है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे पहले बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे बाद में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर बच्चे में जो विकास की दर है, जो विकास का समय होता है, ये क्या होता है, अलग अलग समय पर विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए हर बच्चा स्टेज जो बनाई गई है, जैसे कि शैशवावस्था आपका हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, फिर उसके बाद में वयस्कता अवस्था हो गया। इन स्टेज से होकर के तो हर बच्चा गुजरेगा, यानी पहले बच्चा शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्कता अवस्था में, ठीक है। बट इस स्टेज में जो जाने का समय होगा वो हो सकता है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग हो, है ना। तो स्टेज से तो हर बच्चा होकर के गुजरेगा। स्टेज क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो इन स्टेज से तो होकर वो गुजरेगा ही। बट जो समय हो सकता है हर बच्चे के लिए वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड भी सही है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात। यही चीज़ तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा भी जन्म लिया और तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये तो होता नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बैठना सीखते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, है ना, उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। तो विकास का होता है समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है ना। तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो सही नहीं था उसके बारे में पूछ रखा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2022 में बना। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है, यानी कि सेफलोकॉर्डल सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि विकास कैसे होता है, हमारा सिर से पैर की तरफ होता है। यानी जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा, पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है। जैसे कि अगर बिल्कुल न्यू बेबी है, जैसे कि 1 मंथ का बेबी है, फिर कुछ दिन का बेबी है, तो उसका जो है उसको हम लोग पूरा हाथ से पकड़ करके रखते हैं, ठीक है। उसके सर पे हाथ लगा के रखते हैं ऐसे, क्योंकि उसका अपने सर पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। बट धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, पहले अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो उसके हाथ होते हैं उनको कंट्रोल करना सीखते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैर से सिर नहीं होगा आपका, सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड में क्या दे रखा है, केंद्र से छोरों तक होता है। ये भी बात सही है, बट ये कौन सा सिद्धांत कहता है, आपके विकास के अधोगामी का सिद्धांत कहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको अधोगामी दे रखा होता शीर्षगामी की जगह, तब आपका ये हो गया होता, बट यहाँ पर हमसे शीर्षगामी पूछा हुआ है, तो सिंपली सिर से पैर की ओर, ठीक है। विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। देखिए छोरों से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से, सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, फिर हृदय विकसित होता है, उसके बाद में जो बाकी के अंग विकसित होते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने में जो है बड़ा लग सकता है, बट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही जो है इजी है, इसको आप इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका सीटेट फरवरी 2016 में बना है और अभी आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक
आनुवंशिक संरचनाओं से निर्धारित होती है यह कथन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि हमारी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट यानी कि हमारा वातावरण, दोनों का ही रोल होता है, दोनों ही क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कथन तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है वातावरण के घटकों की कोई भूमिका ही नहीं होती, यानी इन्वायरमेंट से बच्चा कुछ सीखता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है ठीक है। देखिए ठीक है वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थों की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। देखिए ये कथन ठीक नहीं है। आपको मान लीजिए हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल गई, आपकी आनुवंशिकता जो है बहुत ही अच्छी आपको मिली हुई है, ठीक है, बट आपको इन्वायरमेंट सही नहीं मिला। ठीक है, आपको जो है अलग तरीके का इन्वायरमेंट मिल गया, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपका जो विकास है वो क्या होगा, फिर उसी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अच्छे होने चाहिए, तभी बच्चे का जो विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कम योगदान देते हैं, ज़्यादा योगदान देते हैं, ये नहीं होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दोनों का गुणनफल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बच्चे को हेरिडिटी बहुत अच्छी मिली है, बट उसको अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो भी उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे को इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला है बट उसको हेरिडिटी से कोई ना कोई विकार मिल गया, या फिर जो है किसी तरीके की उसको प्रॉब्लम है उसके हेरिडिटी से ही मिली हुई है उसको, तो भी बच्चे का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि वातावरण भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और हमारी हेरिडिटी आनुवंशिकता भी इंपॉर्टेंट होती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता संरचना बहुत प्रबल होती है, ये कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी हेरिडिटी इसका पोषण जो है हम अपने इन्वायरमेंट में ही करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ये भी क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में ही बना। देखिए डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विकास किसका परिणाम है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो आपका सिंपल इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वंशानुक्रम और वातावरण। चुनौती, सीमाएं नहीं होगा, ये सब तो इसके अंदर आ जाएंगे। खोज पोषण नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक चीज़ दे सकता था, प्रकृति पोषण। ठीक है, तब आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाता, फोर्थ वाला। ठीक है, तब आपको ऑप्शन में ये नहीं देता। ठीक है, ये नहीं देता, और यहाँ पर क्या लिख देता, प्रकृति, और उसके साथ में क्या लिख देता, पोषण। देखिए जो प्रकृति का मतलब क्या होगा, जो हमें चीज़ें नेचुरली रूप से मिली हुई है। ठीक है, यानी क्या, हमारी हेरिडिटी क्या है, ये हमें प्रकृति ने दी है, हमारी आनुवंशिकता ये हमें प्राकृतिक नेचुरल रूप से मिली हुई है। ठीक है, और इसका हम पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारी हेरिडिटी है इसका संबंध किससे होता है, जो हमारी प्रकृति है इसका संबंध किससे होता है, हमारी हेरिडिटी से, और इसका हम पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेचर और नर्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के साथ में थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ में ये लोग चेंज कर देते हैं, बाकी आपकी जो है बात सेम ही कही गई है। ठीक है, तो आपको अगर वंशानुक्रम वातावरण दे, या फिर परिपक्वता और अनुभव दे, या फिर प्रकृति पोषण दे, तो भी आपको इसी ऑप्शन की तरफ में जाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खोज दे रखा है, स्थिरता परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी करा देती हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो। ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में बना, और देखिए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, प्रकृति पालन पोषण। प्रकृति का मतलब क्या हो गया, हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता, ये हमें नेचुरली मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद में इसका पालन पोषण हम कहाँ करते हैं, इसकी देखभाल हम कहाँ पे करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में। जो चीज़ बच्चे को मिली उसके हेरिडिटी से, वो डिपेंड करता है कि फिर उसको इन्वायरमेंट हम कैसा दे रहे हैं। अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, अगर हम जो है अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं बच्चे का, तो जो बच्चे का विकास हो वो यहाँ पर बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि एक बच्चा
एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये चीज़ नहीं होगी आपका, क्योंकि सिर्फ हम परिवेश के आधार पर बच्चे की जो है चरित्र को नहीं बता सकते। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसको उसकी हेरिडिटी कैसे मिली है, उसको जो है उसकी आनुवंशिकता कैसे मिली है, उसके जीन्स के थ्रू जो चीज़ें उसके अंदर आई वो किस तरीके की हैं, है ना। तो इसमें हेरिडिटी का भी रोल होगा, सिर्फ परिवेश का रोल नहीं होगा। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस परिवेश में पल बढ़ है। तो ये चीज़ तो मुझे अब आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे जो है चीज़ें बता रखी है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होता है उसमें उसकी हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, उसका इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी एक बच्चे की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम आनुवंशिक रूप से नहीं प्रभावित होते हैं, इसमें हमारे परिवेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बट यहाँ पर दे रखा है कि नहीं होता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है तथा वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। कम महत्व और ज़्यादा महत्व की बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बच्चों को किस तरीके की चीज़ें मिली उसको। ठीक है, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमारा वातावरण है, ये दोनों ही एक दूसरे में क्या है, गुथे हुए हैं। ठीक है, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2011 में भी बना और ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2022 में भी बना। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं। सिर्फ ये लोग लैंग्वेज को चेंज करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर करके जाने हैं। ठीक है, सीटेट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए जो हमारी हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, यानी कि स्थायी होती है, स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारी आँखों का रंग होता है, इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते, ये बिल्कुल नेचुरली है। ठीक है, इसको हम नेचुरली रूप से चेंज कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग अभी लेंसेज का यूज कर रहे हैं तो वो कुछ ही टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग लंबे टाइम के लिए भी करते हैं, बट वो नेचुरली रूप से तो नहीं चेंज हुआ ना। हम क्या करते हैं, किसी बाहरी चीज़ का यूज़ करके उसको कृत्रिम तरीके से उसमें जो है चेंज ला रहे हैं। बट नेचुरली जो चीज़ हमें मिली हुई है वो हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम रहने वाली है। ये क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गौड़ नहीं होती है आपकी, गत्यात्मक नहीं होती है, प्राथमिक भी नहीं होती है। जो चीज़ें हमें एक बार मिल गई वो मिल गई, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधित कारक है। इस वर्ड पे जरा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, मेन रूप से पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 में बना। आँखों का रंग, बिल्कुल सही बात, यही जो है क्या है, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है। जो हमारी आंखों का रंग होता है ये क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि बहुत लोगों की जो है ब्लू आइज़ होती है, ब्राउन आइज़ होती हैं, ठीक है, ब्लैक आइज़ होती हैं। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये बिल्कुल अस्थायी है। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, देखिए जो हम चीज़ें समाज से सीखते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट का ही रोल होता है, इसमें हमारी हेरिडिटी का रोल नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सामाजिक होता है, जन्म से पहले नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। चिंतन पैटर्न देखिए जो होता है इसमें कहीं ना कहीं हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है और हमारे इन्वायरमेंट का भी, बट यहाँ पर मेन रूप से पूछा हुआ है, मुख्य रूप से पूछा हुआ है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है जो कि पूरी तरीके से हेरिडिटी से जो है संबंधित है। इसमें तो हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, निम्न में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, पौष्टिकता की गुणवत्ता, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो जो सही नहीं था उसके बारे में पूछा है, तो देखिए जो वातावरणीय कारक जो कि विकास को आकार देते, तो इसमें पौष्टिकता तो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि किस तरीके का हम न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में संस्कृति, तो संस्कृति तो
हमारे इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है, ये तो हमारे विकास को प्रभावित करेगी, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि इसके अतिरिक्त पूछा हुआ है कि कौन सा कारक जो है डैश के अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक है जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा की गुणात्मकता, ये भी बात सही है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट का ही रोल होता है। देखिए बस शारीरिक गठन, इसमें हमारे हेरिडिटी का जो है इम्पोर्टेंट होता है, मतलब रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2022 में बना है। जैसे कि आप लोगों ने रियलिटी टीवी शो देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे नृत्य करते हैं, यानी कि डांस करते हैं, और जज होते हैं जो कि उनके डांस पर टिप्पणी करते हैं। तो उसी तरीके का प्रदर्शन एक बच्ची यहाँ पर सना कर रही है। वो क्या कर रही है, जज के तौर पर उसके सामने जो बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ बच्चों को यहाँ पर उसने जो है डांस करने के लिए बोला होगा, और वो जो है जज के तौर पर उन बच्चों के डांस पर टिप्पणी कर रही है। तो बच्चा यहाँ पर कहाँ से चीज़ों को सीख रहा है, मीडिया से, ठीक है। तो मीडिया क्या है, हमारे समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया से भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे कि अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा ही होगा कि मोबाइल में अक्सर ये कार्टून देखते हैं वो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कुछ दिन बाद वो उन्हीं की लैंग्वेज में बात भी करते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ वर्ड होते हैं जो कि वो वहीं से सीख करके आते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय की तो बात हुई नहीं है, यहाँ पर तो डायरेक्टली दे रखा है कि बच्चा जो है रियलिटी शोज के दृश्य से को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बच्चा किससे सीखा हुआ है, मीडिया से। धार्मिक संस्था की भी बात नहीं है और परिवार की भी बात नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन जरा यहाँ पर, निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ, और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने तो जो है पक्के ही हैं, आप इसको मान के चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2022 में बना। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, ये दो तरीके से, मतलब इसके दो कारक होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है आपका प्राथमिक कारक, जिसे हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर मुख्य एजेंसी कह लीजिए, या फिर जो है प्राथमिक कारक कह लीजिए। उसके बाद में होता है द्वितीय कारक, जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन कह लीजिए, ठीक है, या फिर गौड़ वाहक कह लीजिए। अलग अलग जो है आपको नाम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर क्या आता है आपका परिवार, क्योंकि बच्चे की जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, उसके परिवार से ही शुरू होती है। बच्चा परिवार में जन्म लेता है, ठीक है। उसके बाद में घर के जो सदस्य होते हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं, धीरे धीरे बातचीत करते हैं, और वहीं से उसके समाजीकरण की जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो शुरू होता है, ठीक है। परिवार के बाद बच्चा जो है स्कूल में जाता है, परिवार के बाद बच्चा मीडिया से इंटरेक्ट करता है। पहले तो परिवार से ही चीज़ों को सीखता है ना। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के साथ में अच्छा बिहेव करिए, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि छोटा बच्चे क्या ही सीख रहा होगा, बट वो आपको देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया, जो पहला सोशलाइजेशन है, वो हमारा कहाँ से होता है, परिवार से ही शुरू होता है, ठीक है। तो परिवार क्या होता है, हमेशा ही प्राथमिक कारक के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप जो है अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। परिवार की बात हो तो प्राथमिक कारक के अंतर्गत, इसके अलावा विद्यालय हो गया, समाज हो गया, संस्कृति हो गई, ठीक है। ये क्या होते हैं, द्वितीय कारक होते हैं समाजीकरण के, ठीक है। और यहाँ पर हमसे द्वितीय कारक के बारे में ही पूछ रखा है। तो देखिए एक ऑप्शन को अगर आप यहाँ पर हटा देंगे तो हमें जो है आंसर तक पहुँचने में बहुत ही इजी हो जाएगा, आंसर तक पहुँचना। देखिए निकट परिवार, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट परिवार नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, निकट परिवार। तो निकट परिवार बोले या फिर परिवार बोले, निकट परिवार का मतलब क्या, परिवार के सदस्य, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर, यानी कि प्राथमिक कारक के अंदर। तो बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सी और डी हमें चेक ही नहीं करनी, क्योंकि सी और डी दोनों में दे रखा है, तो सी और डी तो सही ही होंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच ही आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आप जितना टाइम अपना बचा सकते हैं उतना जरूर बचाइए एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मैथ के न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसके अलावा जो पैसेज होते हैं उनको भी सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो आप जो है
बेस्ट तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए ईजी वे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने में बड़े लग सकते हैं, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा होता है और बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सी और डी यहाँ पर चेक ही नहीं करने हैं, हमें सिंपली क्या करना है, ए को चेक कर लेना है कि ए जो है प्राइमरी है या फिर द्वितीयक है। तो किताबें और प्रतिक्रियाएं क्या होती है, इनकी जो है संपर्क में तो हम परिवार के बाद आते हैं ना। जैसे कि बच्चा अगर किसी बुक को रीड कर रहा है, आप यहाँ से सोचेंगे कि बुक से कैसे बच्चे का समाजीकरण होता है। ठीक है, तो इसको जरा यहाँ पर समझिए, जब बच्चा किसी बुक को रीड कर रहा है या फिर आप न्यूज़पेपर को ही रीड कर रहे हैं, कोई पत्रिकाएं पढ़ा, तो वहाँ से भी बच्चे का समाजीकरण हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑथर है वो उनके थॉट को पढ़ रहा है। ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो आप उस जगह पर जा नहीं रहे होते हैं जहाँ पर घटनाएं वो घटी हैं, बट जो घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जानकारी तो आपको पता चली ना, आपका समाजीकरण तो हुआ ना वहाँ पर। ठीक है, क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में वो तो आपको पता चला। तो जो पत्र और पत्रिकाएं होती हैं इनसे भी हमारा समाजीकरण होता है, बुक से भी हमारा समाजीकरण होता है, क्योंकि हम ऑथर्स के जो है थॉट को पढ़ते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है बुक पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से उनका समाजीकरण होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो हमें सिंपली पता चल गया आपका ऑप्शन को कौन सा होगा, ए भी है द्वितीय कारक, तो ए तो पक्का होगा यहाँ पर, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आप लोग को अप्रोच बताई कि किस तरीके से आपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। निकट परिवार तो आपका प्राथमिक के अंदर आ जाएगा। मीडिया आपका क्या होगा, द्वितीय कारक होगा कि परिवार के बाद बच्चा मीडिया से इंटरेक्ट करता है। स्कूल भी क्या होगा, द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। देखिए बच्चा जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, यानी घर पे किस तरीके से बात करना है ये भी बच्चा समाज से ही सीखता है। ठीक है, और विद्यालय में किस तरीके से बात करना है ये क्या होता है, ये भी बच्चा समाज से ही चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे का जो सामाजिकरण है वो उसमें हेल्प कर रहा है बच्चे को, चाहे वो आपका प्राथमिक कारक से सीख रहा हो या फिर द्वितीय कारक से सीख रहा हो। तो यहाँ पर दे रखा है कि सिर्फ औपचारिक तरीके से सीखते हैं, तो ये तो नहीं होगा आपका। यहाँ पर सामाजिकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। देखिए जो सामाजिकरण है ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें गलत है। रेखीय नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और औपचारिक नहीं अनौपचारिक तरीके से भी होता है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दो क्वेश्चन है, इसके बाद में जो है आपके क्वेश्चन खत्म। सीटेट दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन बना और इसको बहुत ही इजीली आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिया है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की, देखिए परिवार तो प्राथमिक इकाई होगी। ठीक है, और इसके साथ में अगर पास पड़ोस दे रखा हो तो देखिए कभी कभी पास पड़ोस को ये लोग सेकेंडरी सिलेक्शन के अंदर काउंट कर लेते हैं, कभी कभी प्राइमरी सिलेक्शन के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जब भी परिवार के साथ में दे रखा है तो वो आपका प्राइमरी सिलेक्शन के अंतर्गत आएगा, बट अगर स्कूल के साथ में दे रखा है तो वो आपका सेकेंडरी सिलेक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो परिवार के साथ में दे रखा है तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवार क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। द्वितीयक एजेंसी तो होगा नहीं आपका, क्योंकि इसमें तो स्कूल आता है हमारा। मनोवैज्ञानिक एजेंसी मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, ये तो नहीं होता है आपका। मध्य एजेंसी भी नहीं होती, सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक ही होती है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय, तो विद्यालय क्या होता है, बच्चे के समाजीकरण में द्वितीय कारक होता है। ठीक है, प्राथमिक कारक तो परिवार होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द्वितीय कारक होता है तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चे को कहाँ से मिलती है, उसके विद्यालय से ही तो मिलती है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, कोई भूमिका नहीं होती है, बहुत कम भूमिका होती है, बात तो एक ही है। ये आपका क्या होगा, द्वितीय कारक होता है। ठीक है, स्कूल क्या होता है, द्वितीय कारक होता है, सेकेंडरी सिलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट जनवरी 2011 में बना हुआ था। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, आप जब अच्छे कमेंट करते हैं या फिर जो है वीडियो को ज़रा सा शेयर करते हैं तो उससे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग को अगर थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो यहाँ से तो आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।